नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और उसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। 23 जून को पटना में इंडिया अलायंस की पहली बैठक हुई थी। 4 दिन बाद इसे पूरे 8 महीने हो जाएंगे। इंडिया अलायंस की चौथी बैठक 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई थी। उसके बाद से इंडिया अलायंस की कोई भी बैठक नहीं हुई है। इस बात को भी आज पूरे कितने महीने गुजर गए, एक बार फिर से देखते हैं। इस बात को भी कई महीने गुजर गए हैं। 24 में मोदी से लड़ना तो है, लेकिन कैसे लड़ना है, इसी पर लड़ाई मची हुई है और इसमें गठबंधन की ईंटें खिसकती जा रही हैं। आज एक और ईंट खिसकती दिखी है। राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा लेकर अमेठी पहुंच चुके हैं। हफ्ते भर से हल्ला था कि अमेठी में अखिलेश यादव भी यात्रा में शामिल होंगे। फिर दोनों मिलकर यूपी में मोदी वर्सेस 2 लड़के वाला सीन रिक्रिएट करेंगे, लेकिन अखिलेश ने कांग्रेस को आज 2 झटके दिए हैं। यात्रा में ये कहकर शामिल नहीं हुए कि पहले सीट बंटवारा करो। दूसरा झटका ये दिया कि 24 के लिए समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी। अखिलेश ने हालांकि गठबंधन नहीं छोड़ा है, लेकिन फंडा साफ कर दिया है कि राहुल को अपनी यात्रा की पड़ी है तो वो भी सीट शेयरिंग पर अनंत काल तक प्रतीक्षा नहीं करेंगे। अखिलेश की पीड़ा डिजर्व करती है, क्योंकि चुनाव में 100 दिन भी नहीं बचे हैं। उनके पीडीएफ फॉर्मूले पर घर में ही घमासान मचा हुआ है। स्वयं प्रसाद मौर्य ने आज ही नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। पल्लवी पटेल बागी हो चुकी है। कई मुस्लिम नेता भी नाराज हैं। उधर प्रधानमंत्री मोदी फुल स्पीड में हैं। आज ही उन्होंने संभल में कल्की धाम का शिलान्यास किया। उसके बाद लखनऊ में दुनिया भर के निवेशकों को मोदी की गारंटी दी। वहीं कांग्रेस साफ ही नहीं कर रही है कि 24 में मोदी से मुकाबला करने का रोड मैप क्या है। इसी कंफ्यूजन में पहले नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, भगवंत मान और जयंत चौधरी गठबंधन से निकल चुके हैं। तो इस बहस में राहुल और अखिलेश के बीच क्या खींचतान है वो तो जानेंगे ही। ये भी जानेंगे कि इंडिया गठबंधन का स्टेटस क्या है। ये गठबंधन है या फिर था। समाजवादी पार्टी अहम में भी है और वहम में भी है। मिशन बहुत बड़ा है, तो उसको आगे लाने के लिए हमें दिखाना होगा ज़मीनी तौर पर। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल होगी। मोदी जी को जय श्री राम। बीते 7 वर्षों में यूपी में व्यापार, विकास और विश्वास का माहौल बना। उन्होंने ऐसी कोई कंडीशन हमारे सामने तो नहीं लगाई थी, लेकिन अभी 25 तक यात्रा है उत्तर प्रदेश में। यहाँ के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाएगी, वो कहीं पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो सरकार में नहीं है, न उनकी सरकार केंद्र में है, न प्रदेश में है, कुछ देने की हैसियत में भी नहीं है। और वो जो भी दिए हैं ससम्मान में वापस भी कर दूंगा। अगर पार्टी के ही लोग उनके ऊपर अनर्गल बयानबाजी करेंगे, यहाँ तक कि उनको विक्षिप्त तक अगर बोल दिया गया है, तो मैं समझती हूँ कि जो कद है उनका आहत होना उनका स्वाभाविक है। किसी के मन में क्या है, ये कौन सी मशीन बताएगी। और लाभ लेके तो सब चले जाते हैं, पहले तो पल्लवी पटेल भी आई थी अपना दल से, वो जुड़ी, और हम उम्मीद करते हैं, वामपंथी पार्टी तो पहले से ही जुड़े हैं, और कल हम उम्मीद करते हैं अखिलेश यादव जी भी जुड़ेंगे। अमेठी में जो लोग विकास से वंचित रहे, उनका गुस्सा आज गांधी खानदान की यात्रा के लिए सूनी सड़कों में परिवर्तित हुई। समाजवादी पार्टी अहम में भी है और वहम में भी है। मिशन बहुत बड़ा है, तो उसको आगे लाने के लिए हमें दिखाना होगा ज़मीनी तौर पर। पल्लवी पटेल कह रही हैं कि अहम भी है समाजवादी पार्टी में और वहम भी है। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ कौन कौन खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया जी हैं। मेरे साथ थोड़ी देर में
राजकुमार भाटी जी भी जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, लेफ्ट के नेता। थोड़ी देर में मेरे साथ प्रियंका भारती आरजेडी की जुड़ेंगे। धीरेन्द्र कुमार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं, और मेरे पुराने सहयोगी रह चुके अजय शुक्ला भी मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं। मैं सीधे गौरव भाटिया जी के पास चलता हूँ। गौरव जी, मेरा सीधा, सबके पास 90 सेकंड होगा, प्लीज समय सीमा का ध्यान रखिए। गौरव भाटिया, क्या लगता है अब आपको, ये इंडिया गठबंधन का कुछ ढांचा या धड़ बचा हुआ दिखाई दे रहा है? गौरव भाटिया जी, आपको क्या लगता है? देखिए दीपक जी, सह सम्मान, पहले तो ये कहूँगा, इसको इंडिया गठबंधन मत कहिए। इंडिया का इससे अपमान होता है, घमंडिया गठबंधन है, और इस पे हम बाद में आएंगे, ये वेंटिलेटर पे है। लेकिन आपने देखा किस तरह से कल भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अधिवेशन था वो हुआ, परसों हुआ, और नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी को जो सुना, 10,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता पूरे देश से आए थे, एक नई ऊर्जा, एक नई प्रेरणा लेके अपने अपने प्रदेश में गए हैं, अपने अपने शहरों में गए हैं, और एक संकल्प लिया है। संकल्प यह है कि जनता की सेवा करनी है दीपक जी, और 370 का आंकड़ा पार करेगी भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे, और 400 का पार करेगी एनडीए। और हम सब जानते हैं ये क्यों संभव है। मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो क्लैरिटी से, स्पष्टता से भारत के लिए एक दूरगामी सोच रखते हैं। वो नेता हैं जिन्होंने जो कहा वो पूरा किया। मोदी की गारंटी, असंभव माना जाता था अनुच्छेद 370, राम मंदिर, यूसीसी, करके दिखाया कि नहीं करके दिखाया। तीसरी बड़ी बात है, आप एनडीए के किसी घटक दल के नेता से पूछिए आपका नेता कौन, वो कहेगा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब हम आते हैं घमंडिया पे। देखिए, घमंडिया की हालत इस वक्त बहुत विस्फोटक है। विस्फोटक ऐसी है कि वहां अंदरूनी कलह में बम फट रहे हैं, और लोगों को यह भी नहीं पता है कि घमंडिया का अस्तित्व चुनाव जब तक आएंगे तब तक बचेगा भी कि नहीं बचेगा। दीपक जी, ये भी आज एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, अब मैं सीधे यहां से चलता हूं। लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव जी हैं। विवेक जी, लेफ्ट आउट है, अब लेफ्ट इन है, अब घमंडिया गठबंधन जैसे बीजेपी के मुताबिक घमंडिया है। मेरे हिसाब से इंडिया अलायंस है, मुझे लगता है लेफ्ट ही बचा है इस अलायंस में, बाकी तो सब बिछड़े सभी बारी बारी। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते आप। आरजेडी के साथ अभी राहुल गांधी जी ने और तेजस्वी दोनों ने मिलकर के बिहार में मोर्चा संभाला है, डीएमके साउथ में है, बहुत सारी पार्टियां हैं। और ये है कि देखिए, आपका कवरेज बिल्कुल ठीक है। जो पैकेज में आपने रिपोर्टिंग दिखाई, मैं उसके एंटी नहीं बोलूंगा, क्योंकि जब भी कोalition पॉलिटिक्स होती है बहुत सारे दल उसमें इन्वॉल्व होते हैं। आप पुराने पत्रकार हैं, तीसरा मोर्चे की सरकारें 2 बार आपने देखी, वाजपेयी का गठबंधन आपने देखा, तो ये खींचातानी बहुत स्वाभाविक है। हर पार्टी को एक बैलेंस बनाना है कि उसका अस्तित्व भी बचा रहे, और कहीं ना कहीं गठबंधन का एक धर्म भी निभाना है उसको। तो ये पहली बार नहीं है, और ये होगा। लेकिन मैं आपको यह अश्योर करता हूं, ना तो तृणमूल कांग्रेस बाहर है अभी भी INDIA से, ना आम आदमी पार्टी बाहर है, ना अखिलेश यादव बाहर हैं। खींचतान की एक राजनीति है, सीटों की एक राजनीति है जो चल रही है। लेकिन आप देखेंगे जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे तो एक अच्छा नतीजा आएगा, और सब साथ में रहेंगे। अभी तक किसी ने यह कहा नहीं कि वो INDIA से बाहर है। जो भी मुख्तलिफ राय है वो सीटों को अरेंजमेंट, सीटों की टाइमिंग, सीटों के डिस्कशंस को लेकर के है। लेकिन इन प्रिंसिपल जो हमारा अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, जिसपे हम लोग शुरू हुए थे, जिसमें 13 मेंबर की कोऑर्डिनेटिंग कमेटी INDIA की बनी थी, वो बिल्कुल बरकरार है। तो और दूसरी तरफ आप देखें, अभी गौरव भाटिया बोल रहे थे, इनकी पूरी की पूरे 90 सेकंड के अंदर प्रधानमंत्री मोदी और उनके वक्तव्य को छोड़ करके ना इन्होंने एनडीए के कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात करी, ना इन्होंने किसी पॉलिसी की बात करी। इनके पास एक नरेंद्र मोदी है, उसको लेकर के ये घूम करके मार्केटिंग कर रहे हैं। दूसरा, राम का इन्होंने एक मुद्दा पकड़ा हुआ है कि रिलीजियस उन्माद किसी ना किसी तरीके से फैलाते रहो, कभी मथुरा ले आओ, कभी काशी ले आओ। डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स के ऊपर तो कोई डिस्कशन गौरव भाटिया कर नहीं रहे हैं। तो ये देखिए, ये देश को डिसाइड करना है, जनता को डिसाइड करना है कि वो चाहती क्या है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड, डिबेट ओरिएंटेड गठबंधन, ठीक है, या सिर्फ। अरे विवेक जी, ये बात ना करिए ना। मोदी जी रोज कह रहे हैं विकास की बात कि 2047 में विकसित भारत बनेंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि भाई उन्होंने क्या क्या दिया जनता को। विवेक भाई, ऐसा ना बोलिए ना, आप एक तरफा बात मत करिए। गौरव भाटिया जी, क्या विकास की बात ही नहीं करते? आप सिर्फ भगवान राम के सहारे हैं। देखिए, मैं एक बात जरूर कहूंगा, 2047 में विकसित भारत होगा,
ये दूरदर्शिता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे। और आप उनका कोई भी संबोधन सुन लीजिए, लोकतंत्र का मंदिर संसद है, नई संसद भवन दी नरेंद्र मोदी जी ने, और आस्था का मंदिर भव्य राम मंदिर अयोध्या में आया, वो भी दिया नरेंद्र मोदी जी ने। हमें गर्व है नरेंद्र मोदी जी पे और भगवान राम के आदर्शों पे हम चलते हैं। इसके साथ आप बताइए 10 करोड़ गैस के सिलेंडर देना, 11.5 करोड़ घरों में नल में जल आ जाना, क्या ये छोटा कार्य था? 80 करोड़ भारतीयों को 3 साल राशन देना, कोविड के टीके 220 करोड़ लगा दिए हैं। दूसरी तरफ देखिए, करोड़ का मतलब है भ्रष्टाचार। धीरज साहू के घर से 351 करोड़ रुपए कैश मिलता है। क्या सोनिया गांधी, खड़गे जी, राहुल गांधी, लेफ्ट, अरविंद केजरीवाल कुछ बोले क्या? करोड़ों रुपए का शीश महल बनाते हैं अरविंद केजरीवाल, क्या वो कुछ बोले? और ये मैं इतना कह सकता हूं, लेफ्ट इज कंप्लीटली लेफ्ट आउट। जैसे आपने कहा, लेफ्ट का कोई अस्तित्व है नहीं। बीच में नहीं, प्लीज दीपक जी बीच में ना बोले, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। मैं बहुत अच्छा मानता हूं विवेक जी को, एक अच्छे प्रवक्ता का लक्षण होता है अपनी बारी में बोलता है वो। धन्यवाद। बिल्कुल सुन रहा हूँ, आपका मान सम्मान करता हूं। देखिए, आपको मैं एक बात और बताऊं, आप लेफ्ट की कहानी सुनिए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए थे। लेफ्ट की हालत ये थी कि अकेले भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ सकती थी, वो कांग्रेस की गोद में जाके बैठी। क्या ये सत्य नहीं है? 3 सीटों से 77 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आई और हमारी ऑपोजिशन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हमें मिला। आपकी तो एक सीट नहीं आई भाई। आप किस सहारे खड़े हैं? आप जिस बैसाखी पे चल रहे हैं विवेक जी, वो भाग जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं। और सुनिए, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ के अंत करता हूं। विवेक जी, एक बात बताइए, आपने कहा विवेक भाई, इसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगा। विवेक जी, एक प्रश्न पूछिए ना, बीच में मत बोलिए प्लीज। विवेक जी, आप अच्छे इंसान हैं, आप देखिए ना, ऐसे मत करिए। मेरा एक प्रश्न है, आप ये बताइए, क्या अरविंद केजरीवाल ने और भगवंत मान ने ये नहीं कहा पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेंगे? क्या ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में नहीं कहा कि अकेले चुनाव लड़ेंगे? क्या फारूक अब्दुल्ला ने ये नहीं कहा कि हम गमंडिया के साथ नहीं? और अखिलेश यादव ने तो आज सीटों का ऐलान, 11 सीटों का ऐलान एक तरफा कर दिया। ये कैसा गठबंधन है जहां ना आपस में बातचीत होती है, विवेक श्रीवास्तव जी जवाब है ना समन्वय? बताइए। मैं बड़ा ब्रीफली बोलूंगा। देखिए, सबसे पहली चीज गौरव भाई, आपने डेवलपमेंट की बात करी। बार बार देखिए, भारतीय जनता पार्टी और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2047 पे चले जा रहे हैं। 1947 तो 2047 तुकबंदी। लेकिन सर, एक बात तो बताइए, ये जो 6500 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, जिसपे सुप्रीम कोर्ट का एक फटका पड़ा है आपको, वो कब डिस्क्लोज कर रहे हैं उन कॉर्पोरेट्स के नाम? चंदे को आप डिफाइन नहीं करते हैं। 2014 से लेकर के आज तक आपने अपना जो रियल एस्टेट अंपायर पार्टी के ऑफिसेस के नाम पे खड़ा किया है, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए आप एक बार। और ये सिर्फ कहने से कि 2047 नहीं हो जाएगा। 2014 में ये जरूरत नहीं थी कि 80 करोड़ लोगों के पास पैसा ही ना हो कि वो राशन भी परचेज कर पाए। आप वो स्थिति ले आए हैं। देश के ऊपर कर्ज कितना है, इसको डिफाइन कर दीजिए। कॉर्पोरेट्स के बड़े बड़े जो कर्ज हैं, आप माफ कर देते हैं। किसानों को एमएसपी देने में आपके पेट में दर्द होता है। लेबर कानून आप हटा रहे हैं। ये सिर्फ कॉर्पोरेट्स की और कुछ वेस्टर्न पावर्स द्वारा प्रमोटेड एक सरकार है, और ये हम जानते हैं अच्छी तरीके से। पूंजीपति इसको फ्लोट कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी का इससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। और हम जानते हैं कि फांसीवाद हमेशा धर्मांधता के ऊपर ही आता है, और धर्मांधता ही इस तरीके से लोगों को बरगलाती है जिस तरीके से आज आप बरगला रहे हैं। तो डेवलपमेंट की बात अगर आप करनी है, आप मुझे बता दीजिए आज देश पे कितना कर्ज है, एक इंडियन पे कितना कर्ज है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का इंडेक्स 141 कैसे हो गया, 80 करोड़ को भोजन देने की क्या जरूरत पड़ी है? और अगर ये सब कुछ हो रहा है, और श्रीलंका के ऊपर जो जीडीपी का कर्ज था वो कितना था जब वो बैंकरप्ट हुए? विवेक श्रीवास्तव जी ने कई बातें कही थी। गौरव भाटिया जी, आपका जवाब। फिर मैं अजय शुक्ला जी के पास जाऊंगा। अजय शुक्ला जी, समझूंगा उत्तर प्रदेश की राजनीति समझते हैं, कांग्रेस में नेता नीति और नियत को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों? लेकिन गौरव भाटिया जी, आप जवाब दे दीजिए। विवेक श्रीवास्तव जी ने जो बातें कही कि भाई आप डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स तो कर ही नहीं रहे। दीपक जी, देखिए, चाहे लेफ्ट हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे सपा हो, पापी आप हो, टीएमसी हो, इनको जवाब जनता देगी। और ऐसा देगी कि आप देखिएगा, ये लोग आपको 1 साल तक कम से कम चैनल पे डिबेट के लिए भी नहीं आएंगे।
और मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं 370 पार करेगी भाजपा, एनडीए 400 पार करेगा। अगर आप इन लोगों के पास चले जाएं और ये इधर उधर की बात ना करें तो ये सीटें बताने लायक नहीं है कितनी इनकी आ रही हैं, क्योंकि अंदर से इनको पता है इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। लेकिन स्मृति जी को मैंने सुना, और स्मृति जी वो आदर्श नेत्री हैं जिन्होंने दिखाया कि कामदार क्या होता है, नामदार वर्सेस कामदार। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बात उठाई थी। मैं इतना ही कहूँगा, देखिए विरासत में आपको गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती है। मेहनत आपको करना कोई नहीं सिखा सकता, आपका उपनाम चाहे कोई कुछ भी हो। राहुल गांधी को उनकी एक मजबूत गढ़ वाली सीट मिली और वो अमेठी हार गए, और स्मृति ईरानी जी अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से लोगों के दिलों में उन्होंने जगह बना ली और उन्होंने राहुल गांधी को हरा दिया। आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की पहले बात करते क्या हैसियत है। सोनिया गांधी जी डर के भाग गई क्योंकि जनता का जवाब नहीं दे सकती थी। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे नहीं क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आने वाली हैं। और अशोक चौहान अभी कांग्रेस छोड़ के गए। जहां जहां भारत तोड़ो अन्याय यात्रा गई, वहां वहां बंटाधार हुआ कांग्रेस पार्टी का। पश्चिम बंगाल गई, ममता बनर्जी ने कहा अकेले चुनाव लड़ेंगे। जब झारखंड पहुंची वहां सरकार गिर गई। बिहार में हमने देखा नीतीश कुमार जी जो है एनडीए के साथ आ गए। इसी तरह से बाकी प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने अकेले ऐलान कर दिया। क्या ये नहीं दिखाता कि कांग्रेस पार्टी आज असमर्थ है अपने पैरों पे खड़े होने में, और इसीलिए उसे बैसाखी चाहिए और भीख का कटोरा लेके वो भीख मांग रही है। ये बात अलग है कि उस कटोरे में छेद और भीख कोई डाल नहीं रहा। ठीक है, मैं सीधे यहां से चलता हूं अजय शुक्ला जी के पास। अजय शुक्ला जी, आपसे समझूंगा, कांग्रेस में कंफ्यूजन है नेता, नीति और नियत तीनों को लेकर। ना कोई ऑल्टरनेट एजेंडा उन्होंने सामने रखा, बस जो बातें हो रही हैं उसमें आपका रोड मैप कहीं दिखाई देता हो इंडिया अलायंस का या इंडिया गठबंधन का, वो कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसा क्यों? देखिए, मुझे लगता है दीपक भाई, एक चीज को आपको समझना होगा कि कांग्रेस पार्टी असल में यूपीए का जो कंसेप्ट था उसी पे ही आज भी केंद्रित है। इंडिया गठबंधन की एक कोशिश जो शुरुआत की थी वो नीतीश कुमार ने की थी। राहुल गांधी ने उसमें हामी भरी थी और निश्चित रूप से उसे सपोर्ट किया था। अब नीतीश कुमार ही जो उसको जोड़ने चले थे वो खुद चले गए, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें बहुत सारे फ्रैक्शंस आएंगे, इससे मैं कहीं इनकार नहीं करता हूं। लेकिन नीति और नियत की एक बात कही जाए तो वो तो बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने अपने जो 5 न्याय के सिद्धांतों के साथ में लड़ाई शुरू करी और जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करी, वो निश्चित रूप से मायने रखते हैं और वो आज की जरूरत है। चाहे मणिपुर को जिस तरीके से तोड़ा गया, तो तोड़ने वाली उस समय सरकार कौन है जिस समय टुकड़े टुकड़े की स्थिति वहां की गई है? आज क्या मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं है? तो वह स्थिति आज पैदा हो गई है। आज यह स्थिति पैदा हो गई है कि इस देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, और कल प्रयागराज में युवाओं ने खुद इस बात को कह दिया। आज तमाम जातियों और धर्म के आधार पे जो लड़ाई की जा रही है और जिस तरीके से उसे इंसाफ देने की बात है वो राहुल गांधी कह रहे हैं। वो दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं जिनका हक छीना जा रहा है। वो आज बात कर रहे हैं सामाजिक समरसता की और सभी को जोड़ने की। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि पूरा नीति और नियत सारी चीजें ठीक है, सरकार जवाब नहीं देना चाहती है। जी ठीक है, तो सीधे धीरेन्द्र भाई के पास चलता हूं। धीरेन्द्र भाई, सरकार वाकई जवाब नहीं देना चाहती राहुल गांधी की बातों का? कहां से मैं स्टार्ट करूं? ये सभी लोगों को मैं सुन रहा था दीपक जी, ये किस रूप से एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि हम गठबंधन में बने हुए हैं। ये जरा मुझे समझा देने का प्रयास करवाइएगा इन प्रवक्ताओं से। एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं। प्रयागराज में इन्होंने खुद, इनके नेता ने कहा है, जयराम रमेश ने, कि वैचारिक यात्रा पर है। पता नहीं कितनी कंफ्यूज है ये कांग्रेस पार्टी। वैचारिक यात्रा कर रहे हो और आपके विचार से आपके ही नेता और आपके गठबंधन के लोग सहमत नहीं है। एक एक करके छोड़ते जा रहे हैं। वो तो बंगाल वाले जो ट्राम गाड़ी चलती थी उस तरह का है कि एक एक आदमी चलता है, गाड़ी उतरते जाता है, लास्ट में वो गाड़ी को भी बंद कर दिया जा रहा है। और अब हेरिटेज बन के रह गई है कांग्रेस, इसी स्थिति में आ गई है। और राहुल जी बात क्या कर रहे हैं? एक लगातार आदरणीय मोदी जी पर टिप्पणी करना, वो तो पीएचडी कर रहे हैं। एक गरीब घर का लड़का को देश के लोग इतना प्रेम देते हैं कि दूसरा नहीं तीसरा टर्म में 400 पार वो करने को तैयार बैठे हैं।
और ये इसी फिराक में लगे हुए हैं। जिनको राजनीति की एबीसी नहीं पता, आज वो ओबीसी की बात कर रहे हैं कि जन्म से मोदी जी ओबीसी नहीं है। अरे भैया तुम तो बता दो कि जन्म से तुम्हारी क्या जाति और धर्म रही है। ये बेतुकी बात करके देश के लोगों को कब तक आप गुमराह करते रहेंगे? अपनी कोई आपकी नीयत है नहीं, दोस्त आपके कोई है नहीं। आप गए बिहार में गाड़ी लेके, एक साथी मिला, लेकिन वो भी आपके हाथ में स्टेयरिंग नहीं। जरा गौर करिएगा दीपक भाई, स्टेयरिंग ले लिया था तेजस्वी जी ने कि भैया तुम्हारे बस की बात नहीं है बिहार में। तो औकात तो उनको सांकेतिक रूप से हर जगह दिया जा रहा है। और स्टेयरिंग भी किसने पकड़ा? जो भ्रष्टाचार में जो पार्टी डूबा हुआ है। तो बड़ा क्लियर है, इसको समझने की जरूरत है और लोग समझ भी रहे बिना बोले हुए। प्रियंका जी जवाब भी देना चाहती है। प्रियंका जी आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका जी देखिए, स्टीयरिंग तो तेजस्वी जी ने थाम लिया कि भाई बिहार में तो गाड़ी हम ही चलाएंगे। क्यों नहीं रहेगा? बिहार में सबसे बड़ी पार्टी हम, सबसे ज्यादा सीटें हमारे पास, वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा हमारी, तो स्टीयरिंग व्हील तो हमारे पास होगी ही ना। जोड़ी पर ध्यान दीजिए। राहुल जी केंद्र में जोड़ी में बने हुए और यहाँ बिहार में तेजस्वी जी संभाले हुए, उसको एनालाइज कीजिए कि इंडिया का गठबंधन किसी भी तरीके से कमजोर नहीं हो रहा है। जब जिस तरह का नफरत का माहौल देश में भाजपा द्वारा फैलाया गया, जो भाजपा को तो खैर नाम बदल ले, सीसीसी कर ले, करप्ट कास्टिस्ट कम्युनल, इस पार्टी के खिलाफ में लड़ने के लिए एक प्रेम का संदेश जाना चाहिए और वो वहां पर से दिखा। बिहार से वो पिक्चर सबके आंखों के सामने आई ही। और दूसरी बात जो बार बार कह रहे हैं कि हम पूरे देश में हैं, सबसे बड़ी पार्टी, कैसे बन गए आप सबसे बड़ी पार्टी? ये 6,568 करोड़ प्लस जो पैसा आया है, कहां से आया है? ठेला वाला कोई ला करके दे रहा है आपको या कोई रिक्शा वाला बॉन्डिंग करवा रहा है आपके पास? कोर्ट ने टिप्पणी की कि जिस पूंजीपतियों से ये लोग पैसे ले रहे हैं, पॉलिसी भी उनके हिसाब से बनाई जाएगी। तो पूरी की पूरी भाजपा तो इन पूंजीपतियों के पॉकेट में है। तो ये देश का भला कर पाएंगे क्या? ये गरीब किसान मजदूर बेरोजगार की सोच पाएंगे? हमको एनालाइज कीजिए आप। 17 महीने में 5 लाख प्लस रोजगार दे दिए। ये है युवा की शक्ति, युवा की नीयत, युवा की नीति, और ये है बदलाव जिसकी बात हम बार बार कर रहे हैं। और देश में भी राजद जैसे ही लोग चाहिए जो मन में हौसला रखे और बदलाव। और अभी तो मुझे हंसी आ रही थी स्मृति ईरानी जी पर, क्या कह रही है? सहारे की बात, सहारे की जरूरत पड़ती है कांग्रेस को। अरे भाई, हमारे गठबंधन में 38 पार्टी नहीं है, आपके पास है 38 पार्टी गठबंधन में, उसको संभालिए आप लोग। हम लोग तो जितने लोग हैं, हम कम में ही इतना, और जो फिल्टर होके जा रहे हैं, हम तो इसको बहुत बेहतर मान रहे हैं। अशोक चौहान जैसे लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं पार्टी से निकल करके, जहाँ के वहां शामिल हो रहे, कौन लोग हैं? मोदी जी भी मांगा करते थे वोट जिस समय प्रियंका जी, हो गया आपका टाइम, हो गया समय सीमा के तहत। अशोक चौहान भी खा गए। नीतीश कुमार का नाम ही नहीं लिया प्रियंका आपने। नीतीश कुमार भी तो चलेगा, उनका नाम भूल गई आप, अशोक चौहान का नाम ले रही है। नीतीश कुमार जी जब उधर गए हैं, उनको ब्लैकमेल करके बीजेपी लेकर के गई है। ईडी सीबीआई का जिसको खतरा है, जिसको डर महसूस हो रहा है, वो कहीं और जा रहा है। हमको ना ईडी से खतरा है ना सीबीआई से खतरा है। तब तो राहुल जी की जब यात्रा बिहार में एंटर करती है, उस समय आपने देखा सबसे पहले लालू जी पे कार्रवाई हुई, उस समय तेजस्वी जी को बिठाया गया। हम नहीं डर रहे हैं। धीरेन जी, आप प्रियंका जी का जवाब देना, लेकिन मेरे भाई राजकुमार भाटी जी जुड़ गए। राजकुमार भाटी जी नमस्कार, बड़े दिनों बाद, बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। और भाटी जी, सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, भूल चूक लेनी देनी है, हो जाता है, इतना गंभीर, इतना दिल पे मत लिया करिए आप भाई हमारे हमेशा रहेंगे और दिल से प्यार करते हैं आपसे। भूल चूक जो मान ले उससे बड़ा इंसान कोई नहीं होता। आगे चलते हैं। अब बताइए क्या हो गया इंडिया अलायंस में, बताइए। मोहब्बत बरकरार रहे। देखिए, जैसा कि अभी प्रियंका जी कह रही थी बिहार के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी हम हैं और हम ही भारतीय जनता पार्टी की जो सांप्रदायिक नीतियां हैं, देश विरोधी नीतियां, जन विरोधी नीतियां, उनसे हम ही लड़ रहे हैं। बहादुरी के साथ सीना खोल के एक ही नेता खड़ा है जिसका नाम है अखिलेश यादव। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो भी हमारे साथ सहयोग करना चाहे, सबका स्वागत है, खुले दिल से। ना करना चाहे उनकी मर्जी, हम तो लड़ रहे हैं, हमारी तो पूरी तैयारी है, 80 की 80 सीटों पर तैयारी है। उत्तर प्रदेश में दीपक जी आपने देखा होगा, आपकी जानकारी में होगा, अभी एक सप्ताह पहले समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ, पेपर आउट हो गया। अभी शनिवार इतवार को यूपी पुलिस की भर्ती हुई, पेपर आउट हो गया। 2 साल से ओबीसी छात्र और छात्राएं जिनके साथ शिक्षक भर्ती में अन्याय हुआ, हाईकोर्ट का आदेश है 6,800 की भर्ती और की जाए, सरकार नहीं सुन रही है। 2 साल से लखनऊ में आंदोलन कर रहे हैं, उन पर दर्जनों बार लाठियां चली हैं, मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जेल भेजा गया है, कई ने तो सुसाइड कर लिया। उत्तर प्रदेश में 11 रेप रोजाना हो रहे हैं, 10 हत्याएं रोजाना हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में आवारा जानवरों का इतना आतंक है,
कहीं बंदर आदमी पे हमला कर रहे हैं, कहीं कुत्ते हमला कर रहे हैं, कहीं सांड मार रहा है आदमी को। रोजाना किसी ना किसी की मौत हो रही है और उत्तर प्रदेश सरकार मगन है, कुछ सुन नहीं रही, सुनवाई नहीं कर रही। उत्तर प्रदेश के हालात देश में सबसे ज़्यादा खराब हैं, सबसे ज़्यादा अपराध यहाँ है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार यहाँ है। अस्पतालों में दवाई नहीं है, स्टेशन नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, डॉक्टर नहीं है। ये खराब हालात है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, गौरव भाटिया जी क्या कहेंगे राजकुमार भाटी जी की पार्टी की टिप्पणी पर? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, बहुत कुछ बदल गया है। समाजवादी पार्टी समाजवादी नहीं रही, अखिलेश यादव नहीं रहे। मैं आपको बताऊं, याद करिएगा दीपक जी, एक समय था यही मुख्तार अंसारी और अफजल अंसारी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने की बात करते हैं तो अखिलेश यादव उम्र में कम रहे होंगे, लेकिन हिम्मत थी, उन्होंने कहा ये पार्टी में आएंगे नहीं। शिवपाल यादव जी ज्वाइन करा रहे थे और उसके बाद ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि चलो हिम्मत थी उनमें, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी उनको समझ में आ गया कि गुंडों के साथ रहना है, भ्रष्टाचार करना है। और इसलिए आज जो 11 सीटों की घोषणा करिए, 2 बड़ी बातें सामने आई। पहली, कांग्रेस पार्टी से कोई बातचीत विमर्श नहीं हुआ है। ये कैसा घमंडिया गठबंधन है, एक तरफा पहले भी करी थी, एक तरफा अभी भी करी। दूसरी बात, इसमें एक नाम है अफजल अंसारी का। अब बताइए, दोष सिद्ध है ये व्यक्ति और उसको पार्टी का प्रत्याशी बनाते हैं। इसका मतलब गुंडा राज तो ये चाहते खुले में हो, क्योंकि जब जब गुंडे पनपते हैं तब तक समाजवादी पार्टी की पंचर साइकिल में हवा थोड़ी भर जाती है। दूसरी बात देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज का बयान है। उन्होंने कहा कांग्रेस की भारत तोड़ो अन्याय यात्रा में मैं तब आऊंगा जब पहले सीट शेयरिंग हो जाएगी। इसका मतलब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अभी भी बातचीत कर रहे हैं। दीपक जी, कोई बड़ी बात नहीं है, चुनाव का परिणाम आ जाए, 2029 में कोई गठबंधन हो जाए यूपी के लड़कों का, जैसे पहले हुआ था और मात खाई थी। तीसरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य जनरल सेक्रेटरी, वो हिंदू विरोधी व्यक्ति, याद है ना, गाली देता था, वो पार्टी छोड़ के गया और सलीम शेरवानी भी पार्टी छोड़ के गए। क्यों? उन्होंने कहा पीडीए तो नाम का है। अरे जया बच्चन जी को टिकट देते हो, आलोक रंजन जी को देते हो, तो ये पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक से कोई नहीं मिला था क्या जो सेवा करे? ये दर्शाता है लचर हालत है, साइकिल गई टूट, जनता गई रूट और अखिलेश जी का अभिमान जाएगा फूट। ठीक है, बताइए राजकुमार भाटी जी क्या है मतलब कि 2029 के लिए गठबंधन पर बातचीत चल रही है? फिर मैं अजय शुक्ला जी की एक्सपर्ट टिप्पणी लूंगा। ये गौरव भाटिया जी कह रहे हैं कि 2029 के लिए बातचीत चल रही है। मैंने जो प्रश्न उठाए थे एक का भी जवाब तो नहीं आया। यही असलियत है भारतीय जनता पार्टी की। हिंदू मुसलमान करने लगे, हिंदू मुसलमान, इन्हें पीडीए पता नहीं है पीडीए क्या है। आज जो 11 टिकट हुए हैं वो 11 के 11 पीडीए से हैं, 11 के 11 पीडीए के टिकट हैं। पीडीए जीतेगा, पीडीए एनडीए को हराएगा, पीडीए के प्रति समाजवादी पार्टी समर्पित है। पीडीए के साथ जो भारतीय जनता पार्टी रोज अन्याय कर रही है, रोजाना 6800 टीचर की भर्ती क्यों नहीं हो रही, जबकि हाईकोर्ट का आदेश है? क्योंकि वो पिछड़े वर्ग के हैं। पिछड़े वर्ग से इस पार्टी को इतनी नफरत है, इन्हें इतनी घृणा है, और दूसरी घृणा इन्हें मुसलमान से है। 11 टिकटों में एक मुसलमान होगा तो उस पर भी आपत्ति है। समाजवादी पार्टी अपने रास्ते पर चलेगी, अपने मुद्दे पर चलेगी, अपनी विचारधारा पर चलेगी, पीडीए को मजबूत करेगी, सामाजिक न्याय के लिए लड़ेगी और धर्मनिरपेक्षता का झंडा उठाए रखेगी। ये कितनी गाली देते रहे हमें, हम हिंदू सीटें कितनी आएंगी पूछ सकते हैं सपा प्रवक्ता हमें इस देश को आजाद। इनकी सीटें कितनी आएंगी, अनुमान लगवाइए, बताएंगे राजकुमार भाई, बताइए कितनी सीटें आएंगी आप? 80 अब मैं उत्तर दूं। देखिए सुनिए, जल गई है इनके घमंड की रस्सी, फिर भी ये बोले 80 में 80, और कहीं ऐसा ना हो 8 गायब हो जाए और आए इनकी शून्य। कोई भी सुना सकता है दीपक जी, ये ट्रिकों के पीछे जो शेर लिखे रहते हैं और चूरन बेचने वाले बस में सुनाते हैं छत में हाथ मार के, ये शेर कोई भी सुना सकता है। मुद्दे का जवाब दो। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, 11 रेप रोजाना हो रहे हैं, 10 हत्याएं रोजाना हो रही हैं, रोजाना आवारा जानवरों से लोगों को मार रहे हैं, अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं है, दवाई नहीं है,
मुद्दों का जवाब दो। ठीक है, एक क्विक जवाब गौरव जी, मैं फिर बहस में आगे चलूंगा। मुझे अजय शुक्ला जी, धीरेन्द्र और प्रियंका जी के पास भी जाना है। देखिए, कह रहे मुद्दों का जवाब दो। जनता ने जब करारा थप्पड़ मारा था ना 2022 और 17 में, सूजन अभी भी गाल पे है। और मुद्दा यह था कि गायत्री प्रजापति जो रेपिस्ट है उसको मंत्री बनाया था। मुद्दा यह है कि गरीबों को लूट के सफाई महोत्सव होता था। मुद्दा यह है दंगे होते थे हर रोज। योगी आदित्यनाथ जी का डंडा जब चला। कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, प्लीज बीच में मत बोलो, फिर मैं चुप हो जाऊंगा ना। नाम याद ये लोग क्या है ना, बदतमीज लोग हैं। ये यही करने आते हैं यहाँ पे। इनके पास कोई आंकड़े नहीं होंगे। ये कभी शब्दों से जीत नहीं पाएंगे। ये केवल आते ही इसलिए हैं। शांत करा दीजिए। मैं इनके साथ इसलिए, देखिए मेरी शान के खिलाफ है, इनके मुंह भी लगे। चपरासी से बदतर है ये लोग, मैं बता रहा हूं। शांत कराइए इनको। पैर से लगे करो, हमारे पैर से लगे करो, अच्छी बात नहीं है। सुनो, भारत के लिए जब खड़े हो जाओगे ना तो पैर भी छू लेंगे। लेकिन अगर भारत के खिलाफ बातें करोगे तो बीच में बोलना पड़ेगा। बुलाने वालों को राजनीतिक प्रवक्ता की तरह बोलो, तो हम लोग जवाब देंगे। व्यक्तिगत ना हो प्लीज, दोनों आप दोनों से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, व्यक्तिगत ना हो। मेरे बीच में ना बोले, मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। दीपक जी करिए, फिर मैं जाऊंगा अजय भाई के पास और धीरेन्द्र कुमार जी के पास। देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा कि पिछड़े समाज के लिए क्या किया, तो और अल्पसंख्यक और मुस्लिमों से नफरत है। पहली बात, ट्रिपल तलाक को किसने बनाया एक अपराध? अरे करोड़ों मुस्लिम बहनें हैं जो दुआएं देती हैं। आप लोग तो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे। ओबीसी समाज से प्रधानमंत्री दिया है हमने, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया है। और यहां पे आके तुम जो बात कर रहे हो, सबसे बड़ी बात है यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं बना पाई ये टूटी साइकिल। ये किसी पिछड़े का क्या भला करेगी? ये केवल लूटने आए हैं। और जिस पार्टी की हैसियत 39 सीटों की होती थी, आप देख लीजिएगा, लोकसभा में 39 सीटें थी। शायद भाटी जी तब राजनीति में ना हो, वो 3 सीटों पे सिमट गई। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रस्सी जल गई, लेकिन गाली गलौज, गुंडागर्दी करना, टीवी चैनल पे करना, ये पूरा जारी है। ठीक है, मैं सीधे यहां से चलता हूं अजय जी के पास। अजय जी, कुछ उम्मीद दिख रही है इंडिया गठबंधन के एक साथ जोड़ने की? क्योंकि हर राज्य में जो बड़े सहयोगी हैं, जैसे ममता जी बाहर हो गई, आम आदमी पार्टी भी लगभग बाहर दिखाई दे रही है, तो इससे कम से कम एक नया रोड मैप, नया पर्सपेक्टिव देने की बात थी इंडिया को, लेकिन वो होता हुआ अजय भाई दिखाई नहीं दे रहा इतने दिनों के बावजूद। दीपक भाई, सबसे बड़ी चीज है, मुद्दा आज जो है ये किसी गठबंधन का नहीं है, एक चीज का है कि जिन मुद्दों को लेके लड़ाई शुरू हुई, लड़ाई आज मुद्दों की है। लड़ाई इस बात की नहीं है कि कौन खड़ा है। सामना यह है कि 2014 में हम आप दोनों लोग बैठे थे, और तब मैं पहला व्यक्ति था जब कह रहा था कि 272 से ऊपर होंगी सीटें। आपने 16 जर्नलिस्ट का जब एग्जिट पोल किया था, वो याद करिए। और आज मैं ये कहता हूं कि आज जिस तरह के मुद्दे हैं वो निश्चित रूप से घातक है, क्योंकि 2014 में जब हम बात कर रहे थे तो बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी के उस घोषणा पत्र के आधार पे, जिसमें कहते थे भागीदारी पूर्ण लोकतंत्र होगा, जो है विकास होगा, जो विकास का मॉडल कहा था कि किस तरह से होगा। इसके अलावा रोजगार की बात की थी, एग्रीकल्चर की बात की थी, और तमाम सारी जिस तरह की बात की थी, आज उनमें से क्या पूरा होता है? एग्रीकल्चर, आज किसान आंदोलित है। आज रोजगार के लिए बार बार आदमी पूछ रहा है वो 2 करोड़ रोजगार कहां है जो आप हर साल देने की बात करते थे। आज स्थिति ये है कि आप सिर्फ मंदिर में दिया जला के और पूजा करने से तो काम नहीं चलेगा। आज जनता को आपने दिया क्या है? जो कहा था, आज लोकतंत्र की हत्या लोकतंत्र के मंदिर में होती है जिसमें मत्था टेका था। तो ये सारे मुद्दे खड़े हैं और इन पर जनता लड़ रही है। तो जनता बनाम नरेंद्र मोदी है। ऐसी स्थिति में जनता राहुल गांधी और जो इंडिया का बचा खुचा गठबंधन हो उसके साथ है, वो मुझे लगता है जवाब देगा। जी ठीक है, धीरेन्द्र भाई, लगता है अजय जी जो बोल रहे हैं उनके विश्लेषण से कितना सहमत है धीरेन्द्र कुमार जी? देखिए, बिल्कुल ये निराधार बातें कर रहे हैं। सबसे पहले तो भाटी साहब ने पूछा था, भाटी साहब को मैं जवाब दूं कि देश में पिछड़ा प्रधानमंत्री है और जो देश को अगड़ा करने का संकल्प लिए हुए, इनको ये भी बताने की मुझे जरूरत पड़ रही है। ये तो बड़े समझदार आदमी है।
और आपको ये पिछड़े की आवाज कर है। दूसरा आपने उठाया था कि मुस्लिम के लिए, मुस्लिम का प्रेम नहीं है। आप ही के शागिर्द हैं बिहार में ना, आप ही के रिश्तेदार हैं। अभी राज्यसभा की सीटें गई, किसी मुस्लिम को तो आपने नहीं दिया, सिर्फ उनको बरगलाने का काम करते हैं। दोनों बातों का जवाब मैंने आपका दे दिया है। अब रह गई बात कि आरजेडी ने पूछा, आरजेडी पैसे की बात कर रहे थे। जरा बताइए कि आपके अध्यक्ष पर 1000 करोड़ रुपए का व्यक्तिगत, पार्टी फंड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, व्यक्तिगत 1000 करोड़ रुपए का उन पे आरोप सिद्ध हुआ कोर्ट के द्वारा, और उनका कैदी नंबर 3311 के रूप में कई वर्षों तक सजा काटी है उन्होंने। और आप बात कर रहे हैं बिहार में नौकरी देने की, जिसके आरोप मुख्यमंत्री स्वयं लगाया है विधानसभा में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कि वहां पे पैसे की गड़बड़ी हो रही थी नौकरियों में, इसलिए हमने वहां से हटने का काम किया है। और आप उस रोड मैप पे चलने का काम कर रहे हैं जिसके पास कोई रोड मैप नहीं। अरे कांग्रेस के पास रोड मैप और इंडी गठबंधन के पास नहीं, रोड में गैप है, टूटी फूटी रोड है। इसीलिए हम दीपक जी कहना चाहते हैं कि देश बढ़ रहा है तेजी से लगातार, और तीसरी बार एनडीए करेगा 400 के पार। इन लोगों के पास कुछ भी अब नहीं बचा हुआ है। मुझे केवल वो उसका जवाब दिलवा दीजिएगा कि एक दूसरे की बात नहीं लोग मान रहे हैं, पर इंडी गठबंधन में बने हुए हैं। ये मैजिक मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, विपक्ष कैसे कंफ्यूज कर रहा है लोगों को। ठीक है, सीधे चलता हूँ प्रियंका भारती जी का। प्रियंका भारती जी, देखिए भ्रष्टाचार की आप बात कर रही थी, और देखिए आपके पार्टी के सबसे बड़े नेता तो खुद भ्रष्टाचार में सजा याफ्ता है। जी, अभी ये बात कर रहे थे धीरे धीरे, आरोप की बात हो रही थी। आरोप होने में और 6568 करोड़ साफ साफ दिख जाने में बहुत फर्क है। आरोप किसी पे भी लगा दीजिएगा। और जेल जाने की बात करते हैं, नेल्सन मंडेला भी जेल में रहे 27 साल। अरे वैसा ना बोलिए प्रियंका जी, नेल्सन मंडेला करप्शन के केस में जेल नहीं गए थे भाई। प्रियंका जी, लालू जी जेल गए, लालू जी मतलब लालू जी नेल्सन मंडेला है, ऐसा कह रही हैं आप? गांधी जी मत बोल दीजिएगा। जेल गए हैं क्योंकि वो जन नेता है, वो लोगों के लिए लड़े, इसीलिए जेल गए। वो जन नेता इसीलिए जेल गए। स्वर दिया ऐसे लोग। देखिए दीपक जी, सीधी बात है कि किस तरह से बहुजन नेता को देश में टारगेट किया जा रहा है, ये सभी को मालूम है, ये किसी से छुपा नहीं है। ईडी सीबीआई का बार बार केस कब का है? यूएस सरकार का भाई। आप सरकार में थे जब लालू जी जेल गए थे, याद है आपको? लालू जी ने खुद केस खुलवाया। अरे भाई, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त होगा तो स्वयं अपना केस खुलवा देगा क्या? मोदी जी ने छुपाते फिर रहे हैं। और सीधी बात है, बार बार ओबीसी 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 करते हैं, लेकिन जातिगत जनगणना से बड़ा दिक्कत होता है। खाली प्रधानमंत्री का चेहरा एक कठपुतली बना दीजिएगा आप लोग ओबीसी, वही बहाली का बात आएगा तो ओबीसी के साथ अन्याय होगा। जातिगत जनगणना नहीं करवाइएगा आप लोग, क्यों? कहीं ओबीसी को अधिकार न मिल जाए। अरे खुद बार बार कहते हैं प्रधानमंत्री विश्वास नहीं करता। अरे जाति पर विश्वास नहीं करते हैं तो भाटिया जी, भाटिया हटा लेना नाम से, खाली गौरव रखिए, लगाइए गौरव गरीब, लगाइए नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी नरेंद्र गरीब। क्यों आप लोग टाइटल लगाए हुए? देश में उपनाम से सब तय कीजिएगा, बात करिएगा, जाति नहीं है। गजब बात कर रहे हैं आप लोग। ठीक है गौरव भाटिया जी, नेल्सन मंडेला भी जेल गए थे भाई। चलिए उत्तर देखिए, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि नेल्सन मंडेला जो हैं वो जो जेल में रहे वो जानवरों का चारा खाने की वजह से चारा घोटाले में रहे। ये एक नई बात आज सामने आई है। और प्रियंका जी छोटी बहन है मेरी, बड़े गर्व से कह रही थी कि आरोप लगे हैं। शांत कराइए, प्लीज शांत कराइए, शांत कराइए, प्लीज क्या बात करते हैं शांत कराइए। शांत प्रियंका जी, आप स्काइप पे हैं, जब जोर से बोलेंगे आपकी आवाज कटेगी। आपको नहीं है गौरव भाटिया जी, कहाँ से गद्दी ले लिया ना पिताजी से? कहाँ पिताजी रहे? सपा में, वहीं से आप रहे। आप लोग का तो खुद का कंफ्यूजन है इतना कि क्रिएट हो रखे हैं। आप क्या बात कीजिएगा? आपके पास है बात करने का क्रेडिट? चलिए अब मैं बोल लूं, अब भड़ास निकल गई तो ठीक है, जितना मर्जी गाली दे लो, सीटें आएंगी अंडा, बिहार में अंडा। शांत कराइए दीपक जी, नए नए खिलाड़ी हैं, शायद गुस्से में है। बिहार में नीतीश जी। अच्छा प्रियंका जी प्लीज रुक जाइए। प्रियंका जी लालटेन जल रही, तेल खत्म है। गौरव जी, नीतीश जी के आप लोग, आपका कुछ नहीं होने वाला भी। हाँ शांत। चलिए मैं बड़े सम्मान पूर्वक अभी तक उत्तर प्रदेश में बता रहा था, बिहार में भी बता दूं कि 40 में 40 सीटें हमारी आएंगी। जो बिगाड़ना हो बिगाड़ लो। सबसे ज्यादा घोटाला किया है लालू प्रसाद यादव ने। 5 मामलों में दोष सिद्ध है, दोष सिद्ध। न्यायालय ने सजा दी है। जिसने जानवरों को नहीं छोड़ा वो इंसानों को क्या छोड़ेगा? आप जातिगत जनगणना की बात कर रही थी। अरे मैंने बताया पिछड़ों का सबसे ज्यादा भला किया है नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जब यूपीए की सरकार थी तब तो आप भी उसका हिस्सा थी। 2011 में जातिगत जनगणना हुई, उसके आंकड़े क्यों नहीं रिलीज किए गए दीपक जी? क्या ये सवाल व्यापक नहीं है? आपको मालूम है पी चिदम्बरम ने कहा था अगर ये आंकड़े जारी किए गए तो इससे देश भर में सौहार्द खराब हो जाएगा। अब तब सौहार्द खराब हो रहा था, अब लेकिन ठीक है, अब हमें करना चाहिए, ये इनका तर्क है। तीसरी बात किसान पे, और साथ में इन्होंने जो है युवाओं के रोजगार पे एक बात टिप्पणी करी अजय जी ने। मैं बता दूं, ईपीएफओ का डेटा कहता है 10 साल में 18 करोड़ नए खाते खुले हैं, मतलब नौकरियां मिली। इसके अलावा 45 करोड़ से ज्यादा जो है वो मुद्रा योजना में लोन दिए गए, रोजगार के अवसर हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज युवा ये सोचता है कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, चाहे यूनिकॉर्न हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर अपनी नई कंपनी खोलता है। दूसरी बात किसानों की, आपको मालूम है 72,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया था इन्होंने, यूपीए ने 10 साल में। 2,80,000 करोड़ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अकेला दिया गया है, और 1.5 लाख करोड़ के आसपास जो उनका बीमा होता है उस राशि का भुगतान हुआ है। अगर आप जोड़ दें 4,30,000 करोड़ का, तो मैंने आपको यही बता दिया। सॉइल कार्ड देना, MS स्वामीनाथन जी ने तारीफ करी मोदी जी की कि 1.5 गुना जो MSP लागू होना था वो किसी ने किया, तो मोदी जी ने किया। ठंडे बस्ते में 8 साल डाली हुई थी यूपीए ने MSP की जो सिफारिश थी स्वामीनाथन जी की। ये कुछ तथ्य मैं यही पे रुकूंगा। अफसोस बहस में आज वक्त इतना है, लेकिन अब तो 100। राजकुमार जी एक क्विक कमेंट आपका। नहीं, चलो समय नहीं है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ, 2 बार इन्होंने बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री है, फिर 6,800 की टीचर की भर्ती यूपी में क्यों नहीं हो रही, जो हाईकोर्ट का आदेश है? इसका मतलब पिछड़ा विरोधी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, इसका सीधा अर्थ देख के भर्ती करते थे, SHO की पोस्टिंग करते थे। आपसे तिगनी नौकरी दी, ओबीसी की भर्ती की बात है, यादव मुस्लिम की नहीं है, ओबीसी की 2022 हाईकोर्ट का आदेश। जी न्यूज़।